हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल नॉलेज रिफ्लेक्शन। जो सुबह वीडियो अपलोड किया गया था, पहला वीडियो जिसमें हम लोगों ने ऑनलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की स्टडी की थी, जो एसटी 1, 2, 3, 4 और 5 का कंक्लूजन था, ठीक है ना, कंपाइलेशन था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एसटी 15 से लेकर 30 तक के जितने भी एसटी आपको दिए गए हैं, उनके असाइनमेंट्स में जो जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं और साथ में उसको एक साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका जो एसटी 15 है ना, एसटी 15 में जो पहला क्वेश्चन है वो आपका बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था से है ना, यानी मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग से है। और उसमें पूछा गया है कि आपका ब्लॉक ओवरलैप कितने डिस्टेंस का होता है। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बना रखी हुई है जहाँ पर 2 एस्पेक्ट और मल्टी एस्पेक्ट में ब्लॉक ओवरलैप और सिग्नल ओवरलैप की डिस्टेंस को दिखाया गया है। तो याद रखिएगा, ब्लॉक ओवरलैप 2 एस्पेक्ट में 400 मीटर का होता है, जबकि मल्टी एस्पेक्ट में 180 मीटर का होता है। सेम सिग्नल ओवरलैप जो होता है वो 2 एस्पेक्ट में 180 मीटर का होता है और मल्टी एस्पेक्ट में 120 मीटर का होता है। इन चार में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक, इसी के साथ साथ हम लोग एक विजिबिलिटी की बात करते हैं कि जितने भी सिग्नल्स लगाए जाते हैं वो कितनी डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं, कहाँ से कितनी डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं सिग्नल और एक तरफ उसकी लिखते हैं विजिबिलिटी या डिस्टेंस, कितनी दूरी पर लगाए जाने चाहिए। जैसे सबसे पहले बात करते हैं आउटर सिग्नल की, है ना। आउटर सिग्नल, ये आउटर सिग्नल 3 तरीके से लगा होता है, 3 कंडीशंस होती हैं आउटर की। पहला होता है अगर उसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन 100 है, वेलोसिटी लेस देन 100 है, और एक आपका होता है विथ वार्नर, आउटर विथ वार्नर। तीनों ही कंडीशन में उसकी जो डिस्टेंस होती है विजिबिलिटी की वो अलग अलग होती है। अगर ग्रेटर देन, अगर कोई भी गाड़ी, ठीक है ना, जिसकी स्पीड 100 मीटर 100 किलोमीटर पर आवर है ना, 100 kmph से अधिक है, उसके लिए जो आउटर सिग्नल होगा, ठीक है ना, वो आपके 1200 मीटर की डिस्टेंस पर लगा होगा। ठीक, अगर स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से कम है तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो 800 मीटर पर होगा, और अगर वार्नर के साथ लगा हुआ है तो उसकी डिस्टेंस जो होगी वो 400 मीटर की होती है आउटर सिग्नल्स की। ठीक, इसके बाद आपका आता है कि होम सिग्नल, ठीक है ना। होम सिग्नल कितने डिस्टेंस पर लगा होता है, तो होम सिग्नल भी आपका 400 मीटर की डिस्टेंस पर लगा होता है। इसके अलावा जितने भी अदर सिग्नल्स होते हैं वो सभी सिग्नल 200 मीटर के उस पर आते हैं, यानी ऑल अदर सिग्नल है 200 मीटर। कितने मीटर की डिस्टेंस पर आएंगे, 200 मीटर की डिस्टेंस पर आएंगे। इसके बाद आपका आता है डिस्टेंट, एक आपका होता है डिस्टेंट सिग्नल, इनर डिस्टेंट, है ना, और ऑल स्टॉप सिग्नल। जो आपका डिस्टेंट सिग्नल होता है वो आपका 400 मीटर की डिस्टेंस पर होता है। इनर डिस्टेंट 200 मीटर की दूरी पर होता है, और आपका ऑल स्टॉप सिग्नल जो होता है, ठीक है ना, इसके अलावा जितने भी ऑल स्टॉप सिग्नल्स होते हैं वो सभी 200 मीटर की डिस्टेंस पर लगाए जाते हैं। इनको बहुत अच्छे से पूरी टेबल को याद करिए, क्रम से याद कर लीजिए। 1200 मीटर की डिस्टेंस पर आपका आउटर सिग्नल तब लगाया जाएगा जब गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होगी। आउटर सिग्नल 800 मीटर पर तब लगाया जाएगा जब गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से कम होगी। अगर वहां पर पहले से एक वार्नर सिग्नल लगाया जा चुका है तो वार्नर सिग्नल के साथ जो आउटर लगेगा वो 400 मीटर की डिस्टेंस पर होगा। होम सिग्नल 400 मीटर पर, डिस्टेंट सिग्नल भी 400 मीटर पर। इसके अलावा इनर डिस्टेंस 200 मीटर पर, और सभी सिग्नल जो होते हैं स्टॉप सिग्नल्स वो 200 मीटर पर, और इनके अलावा जितने भी अदर सिग्नल आएंगे वो सभी भी आपके 200 मीटर की डिस्टेंस पर ही लगाए जाते हैं। इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए, अब आपका आता है अगला क्वेश्चन है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल कहाँ लगाया जा सकता है। तो कॉलिंग ऑन सिग्नल जो होता है वो एलएसएस को छोड़कर, है ना, एलएसएस मतलब लास्ट स्टॉप सिग्नल को छोड़कर किसी भी अनस्टॉप सिग्नल के नीचे लगाया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉलिंग ऑन सिग्नल कहाँ नहीं लगाया जा सकता है, तो याद रखिएगा कि कॉलिंग ऑन सिग्नल जो होता है वो एलएसएस पर नहीं लगाया जा सकता। ऐसे क्वेश्चन ट्रू फॉल्स भी बन सकता है। क्वेश्चन आपका लिखा हो सकता है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल एलएसएस पर लगाया जा सकता है, ट्रू और फॉल्स, है ना। तो आपको याद रखना है कि कॉलिंग ऑन सिग्नल आपका एक ऐसा सिग्नल होता है जो एलएसएस को छोड़कर
किसी भी अन्य सिग्नल पर लगाया जा सकता है, स्टॉप सिग्नल पर। तीसरा क्वेश्चन आपका है कलर लाइट कॉलिंग ऑन सिग्नल अवस्था ऑन अवस्था में, ठीक है ना, यानी अगर कलर लाइट कॉलिंग ऑन सिग्नल होता है तो अगर वो ऑन अवस्था में है तो वो कौन सी लाइट शो करता है। तो याद रखिएगा कि जो कॉलिंग ऑन सिग्नल होती है कलर लाइट में, उसकी जो ऑन अवस्था होती है वो नो लाइट की होती है, यानी वो नो लाइट शो करता है। ठीक, इसके बाद आता है ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ब्लॉक सेक्शन है ना, लिमिट बोर्ड यानी BSLB है ना, इसको हम लोग BSLB के नाम से जानते हैं। ठीक, BSLB का यूज जो होता है ये कहाँ पर होता है। BSLB का जो होता है ये हमेशा डबल लाइन पर यूज किया जाता है। कहाँ पर यूज किया जाता है आपका, डबल लाइन पर यूज किया जाता है, कभी भी सिंगल लाइन पर इसका यूज नहीं किया जाता है। ठीक है ना। तीसरा है आपका शंट सिग्नल, ठीक है ना, शंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शंट सिग्नल एक पोस्ट पर अगर जरूरत पड़े, तो याद रखिए, देखिए जनरली एक पोस्ट पर एक शंट सिग्नल होता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो एक पोस्ट पर एक से अधिक भी लगाए जा सकते हैं, एक से अधिक शंट सिग्नल प्रोवाइड किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपसे ट्रू फॉल्स का भी बन सकता है कि क्या ये सही है कि एक सिग्नल पर एक से अधिक शंट सिग्नल लगाए जा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल लगाए जा सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक, फिर इसको लिखा है शंट सिग्नल यदि किसी दूसरे स्टॉप सिग्नल के नीचे लगा है तो उसका ऑन एस्पेक्ट क्या होगा। तो जब शंट सिग्नल किसी दूसरे स्टॉप सिग्नल के नीचे लगा होता है तो उसका जो ऑन एस्पेक्ट जो होता है, ठीक है ना, वो नो लाइट होता है। क्या होता है, शंट सिग्नल की बात की जा रही है। शंट सिग्नल अगर आपका कहीं पर भी किसी दूसरे स्टॉप सिग्नल के नीचे लगा होगा तो उसका जो ऑन लाइट एस्पेक्ट होगा वो नो लाइट का होगा। ठीक, इसके बाद एक आपका आता है स्टेशन सेक्शन। स्टेशन सेक्शन कहाँ पर होता है। स्टेशन सेक्शन, याद रखिएगा स्टेशन सेक्शन जो होता है, हम लोगों ने जब स्टेशन का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो स्टेशन को 3 क्लास में डिवाइड किया है, A क्लास, B क्लास और C क्लास, है ना। और इंडिया में सबसे ज्यादा जो स्टेशनों की संख्या है वो B क्लास स्टेशन की है, और स्टेशन सेक्शन B क्लास में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, B क्लास स्टेशन में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था में गेट सिग्नल, है ना। जब ऑटोमेटिक सिग्नलिंग पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि गेट सिग्नल पर जो मार्कर लगा होता है वो क्या होता है ना। तो गेट सिग्नल पर जो मार्कर होता है, गेट सिग्नल पर जो मार्कर होता है वो AG होता है। कौन सा होता है, AG होता है। ठीक है ना, AG मार्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन है दो संकेतिक सिग्नल व्यवस्था में यदि सेक्शनल स्पीड 100 किलोमीटर प्रति अधिक है तो आउटर सिग्नल की दृश्यता क्या होगी। अब 100 से अधिक है तो विजिबिलिटी जो होगी आउटर की वो कितनी होगी, 1200 मीटर की होगी। आपके पहले ही मैं बता चुका हूँ। ठीक, फिर लिखा है बहुसंकेतिक सिग्नल व्यवस्था में जहां पर इनर डिस्टेंस सिग्नल लगा होता है वहां पर उसकी न्यूनतम दृश्यता कितनी होगी। जब इनर डिस्टेंस लगा है तो 200 मीटर, अगर इनर डिस्टेंस नहीं लगा है, केवल डिस्टेंस 400 मीटर, कुछ नहीं लगा, होम 400 मीटर। इसके बाद आपका आता है कि जो वार्निंग बोर्ड होता है ये फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है। याद रखिएगा जो वार्निंग बोर्ड होता है, वार्निंग बोर्ड, मान लीजिए ये वार्निंग बोर्ड है और ये आपका फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है FSS, है ना। तो फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से आपका वार्निंग बोर्ड के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये 1.4 किलोमीटर या 1400 मीटर होती है। FSS से वार्निंग बोर्ड तक की जो डिस्टेंस होती है वो 1400 मीटर होती है। इसके अलावा दिया वार्नर सिग्नल के लीवर का रंग। तो वार्नर सिग्नल का जो लीवर होता है वो येलो कलर का होता है। किस रंग का होता है, वार्नर सिग्नल का लीवर वार्नर सिग्नल किस कलर का होगा, येलो कलर का होगा। ठीक है, इससे ट्रू फॉल्स और किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक, इसके बाद आता है जो थर्ड स्टैंडर्ड होता है ना। हमने स्टेशनों को वर्गीकरण किया, इसके बाद A क्लास, B क्लास, C क्लास, और इसके अलावा हमने स्टैंडर्ड के रूप में डिवाइड किया है फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड ब्लॉक सेक्शंस को। तो जो थर्ड स्टैंडर्ड होता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड। फर्स्ट स्टैंडर्ड में आपकी जो स्पीड होती है वो 100 से कम होती है। सेकंड स्टैंडर्ड में आपकी जो होती है वो 110 तक होती है। थर्ड स्टैंडर्ड में 140 होती है और फोर्थ स्टैंडर्ड में आपकी जो गाड़ी की स्पीड होती है वो 160 किलोमीटर पर आवर तक होती है। अगला क्वेश्चन आपका यही है कि स्टैंडर्ड थर्ड में गाड़ी की अधिकतम स्पीड कितनी हो सकती है। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड 1 50 से 100 तक, स्टैंडर्ड 2 110 और स्टैंडर्ड 3 140 किलोमीटर पर आवर होती है। इसके बाद आपका दिया गया है क्वेश्चन
डैश का अभिप्राय डबल लाइन पर अगले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को यह सूचना भेजना कि आगे का ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है अथवा होने वाला है। ये इसको क्या कहा जाता है या किसको ये कहा जाता है? तो देखिए, जब भी एक गाड़ी एक ब्लॉक स्टेशन से दूसरे ब्लॉक स्टेशन की ओर जाती है ना, तो वो अपने से आगे वाले ब्लॉक स्टेशन को एक मैसेज जाता है कि आपका जो ब्लॉक सेक्शन है वो या तो अवरुद्ध हो चुका है या अवरुद्ध होने वाला है। चूंकि वो आगे की ओर होता है इसलिए इसे कहा जाता है ब्लॉक फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे। तो जब भी अपने आगे वाले स्टेशन को ये संदेश भेजा जाएगा कि गाड़ी जो है वो सेक्शन में प्रवेश कर चुकी है, यानी सेक्शन जो है वो अवरुद्ध हो चुका है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ब्लॉक फॉरवर्ड कहलाएगा। इसके बाद आपका आता है कि जब दो लाइनों के बीच एक दूसरे को पार करने या मिलने के कारण उनके निर्धारित आयाम का उल्लंघन होता है। तो यार ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है यार, कई बार सर से भी आप लोगों ने पूछा है। क्या होता है? फाउलिंग मार्क। तो फाउलिंग मार्क होता क्या है? जहां पर एक निश्चित आयाम का उल्लंघन होता है, जहां पर दो पटरियां एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं या मिल रही होती हैं, है ना, ट्रैक, तो उनकी वजह से, ठीक है ना, जब उनके निर्धारित आयाम में अंतर आता है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? उस बिंदु को क्या कहते हैं? फाउलिंग मार्क कहते हैं। फाउलिंग मार्क आपका होता है जहां पर दो लाइनें एक दूसरे को पार करने के कारण या मिलने के कारण उनके निर्धारित आयाम में परिवर्तन या आयाम का उल्लंघन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फाउलिंग मार्क कहते हैं। ठीक। अब देखिए, जो हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, है ना, दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में बी क्लास स्टेशन पर कम से कम कितने सिग्नल होने चाहिए, या कम से कम मिनिमम सिग्नल जो हमें रिक्वायरमेंट है किसी भी बी क्लास स्टेशन पर। तो अगर बी क्लास स्टेशन की बात की जाए और वो भी दो संकेती व्यवस्था है, देखिए दो तरीके की व्यवस्थाएं हैं, दो संकेती और बहुसंकेती। तो दो संकेती व्यवस्था जहां पर है वहां पर हमें केवल और केवल एक वार्नर मिनिमम, ठीक है ना, दो संकेती व्यवस्था में एक वार्नर और एक होम, केवल इन दो से, एक वार्नर और एक होम से हम बी क्लास का कोई भी एक स्टेशन को हम लोग चालू कर सकते। चलिए देखिए, सॉरी, एक आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर है 17। दो संकेती सिग्नल व्यवस्था में सी क्लास स्टेशन पर, है ना, सी क्लास स्टेशन आपका दिया है और 2 एस्पेक्ट दिया है, तो पूछा गया है कि यहाँ पर मिनिमम कितने आपके सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर केवल और केवल एक वार्नर और एक होम सिग्नल और एक वार्नर सिग्नल अगर है तो हम केवल मिनिमम इतने सिग्नल्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है सी क्लास में। फिर आपका एक लास्ट क्वेश्चन है बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में बी क्लास स्टेशन पर। यहाँ पर देखिए क्लास का डिफरेंस है, बी क्लास स्टेशन है और मल्टी एस्पेक्ट भी है ना। तब पूछा गया है कि मिनिमम क्या क्या होना चाहिए। तो याद रखिएगा, वन डिस्टेंट, एक आपका डिस्टेंट, एक होम, एक डिस्टेंट, एक होम एंड एक स्टार्टर। मिनिमम अगर 3 सिग्नल हैं तो हम किसी भी गाड़ी को वहां से रन करा सकते हैं। ठीक। इसके बाद आपका एक प्रश्न है कि ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल का नॉर्मल एस्पेक्ट जो होता है वो हमेशा ऑन होता है। ऑन कहते हैं जब वो आपका ग्रीन होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका लास्ट आपका एक क्वेश्चन और बच रहा है कि धुंध और कोहरे के कारण सबसे बाहरी सिग्नल से कम कितने मीटर की दूरी पर दो पटाखों को आपस में 10 मीटर की दूरी पर रखकर लगाते हैं। तो याद रखिए, सिग्नल से कम, जैसे कोई सिग्नल है वहां से 270 मीटर की दूरी पर, और जो दो पटाखे रखते हैं उनके बीच की दूरी 10 मीटर। ठीक, पहला पटाखा दूसरा पटाखा। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए सिग्नल से दूरी पटाखों की कितनी होगी, 270 मीटर की दूरी पर रखे जाएंगे और दोनों पटाखों के बीच की आपस की दूरी जो होगी वो 10 मीटर की होती है। जब धुंध या कोहरे के कारण सिग्नल की विजिबिलिटी खत्म हो जाती है तब इस मेथड का यूज किया जाता है। ठीक, ये आपके ST15 जो आपका ST15 है, ठीक है ना, बेसिक्स ऑफ सिग्नलिंग, उससे रिलेटेड जो आपके असाइनमेंट में क्वेश्चंस दिए गए हैं ये उनके आंसर्स और उनका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आपके असाइनमेंट पर आते हैं, जो आपका ST19 है जो रिले एंड केबल से रिलेटेड है, ठीक है ना। जो आपका ST19 है उसमें जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है Q सीरीज रिले, है ना। देखिए मेन आपको 2 ही सीरीज रिले पढ़ने हैं, Q सीरीज और K50, है ना।
क्यू सीरीज रिले में पहला क्वेश्चन है आपका जो आपका मैक्सिमम कांटेक्ट हैं। तो क्यू सीरीज में आपके जो मैक्सिमम कांटेक्ट हैं, कितने कांटेक्ट बनते हैं, तो उसका आंसर है आपका एक बार में कितने कांटेक्ट बनेंगे, 16 कांटेक्ट बनते हैं। यानी मैक्सिमम कांटेक्ट जो होते हैं क्यू सीरीज रिले में वो कितने होते हैं, 16 होते हैं। फिर दूसरा आपका क्वेश्चन है K50, है ना, K50 रिले में मैक्सिमम कांटेक्ट कितने बनते हैं। तो K50 में आपकी जो मैक्सिमम कांटेक्ट की संख्या होती है वो इसकी ज़्यादा आधी होती है। मैक्सिमम कांटेक्ट जो होते हैं वो कितने होते हैं, 8 कांटेक्ट बनते हैं। यानी जो आपका क्यू सीरीज रिले होता है उसमें आपके 16 कॉन्टैक्ट्स बनते हैं और K50 सीरीज रिले में 8 कॉन्टैक्ट बनते हैं। ठीक, इसके बाद आपका आता है कि जो क्यू सीरीज रिले होता है इसमें किस तरीके का कॉन्टैक्ट टाइप होता है, टाइप, है ना, टाइप आप सब पूछा गया है दोनों का। तो याद रखिएगा जो क्यू सीरीज होता है ये मेटल टू कार्बन होता है और ये मेटल टू, है ना। जो आपका कॉन्टैक्ट टाइप होता है, कॉन्टैक्ट का टाइप किस प्रकार का होता है, ये मेटल टू कार्बन होता है और ये मेटल और मेटल का होता है। यानी जो K50 होता है इसमें मेटल और मेटल का कॉन्टैक्ट बनता है और इसमें आपका मेटल का कार्बन के साथ कॉन्टैक्ट बनता है। तो एक कॉमन सी चीज़ याद रखिए, क्यू सीरीज 16 कॉन्टैक्ट मेटल टू कार्बन, K50 8 कॉन्टैक्ट मेटल टू मेटल। इसके बाद आपका आता है कि परसेंटेज रिलीज, है ना, परसेंटेज रिलीज क्या होना चाहिए, ठीक है ना, परसेंटेज रिलीज ये आपका एक रेशियो होता है, ठीक है ना। तो परसेंटेज रिलीज जो आपसे पूछा गया है ट्रैक रिले, देखिए दो तरीके के रिले होते हैं, एक आपका होता है लाइन रिले, एक होता है ट्रैक रिले, है ना, ट्रैक रिले, और एक आपका होता है लाइन रिले। ट्रैक रिले किसको कहते हैं, जो किसी ट्रैक से जुड़े हुए होते हैं। जितने रिले ट्रैक से डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं वो आपके ट्रैक रिले कहलाते हैं और ट्रैक रिले को छोड़कर जितने भी रिले होते हैं वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, लाइन रिले कहलाते हैं। ठीक, तो ट्रैक रिले का जो आपका परसेंटेज रिलीज पूछा गया है इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है, मिनिमम परसेंटेज रिलीज जो होना चाहिए, ठीक है ना, वो आपका 68%। ऑप्शन में याद रखिएगा, ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग होता है, 68% तो दिया है लेकिन कहीं पर मिनिमम लिखा होगा, कहीं मैक्सिमम लिखा होगा। तो याद रखिएगा मिनिमम 68% होना चाहिए, यानी इससे अधिक ही होता है, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक, इसके बाद आपका दिया है कि कोडिंग पिन अरेंजमेंट जो है वो किस में यूज़ किया जाता है, क्यू सीरीज में, K50 में या सेल्फ टाइप में। तो याद रखिएगा कोडिंग पिन अरेंजमेंट जो होता है वो इन सब में यूज़ किया जाता है, चाहे वो आपका क्यू सीरीज हो, K सीरीज हो या सेल्फ टाइप हो, सेल्फ टाइप, इन तीनों में आपका कोडिंग पिन अरेंजमेंट होता है। कोडिंग पिन अरेंजमेंट तीनों में होता है। कोडिंग पिन अरेंजमेंट जो होता है वो इन सभी तीनों रिलेज में होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्किट मस्ट बी चेक्ड, रिपीटेड सर्किट मस्ट बी चेक्ड आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ, है ना, यानी किस सर्किट की जो क्या कहते हैं सर्किट जो है चेक होना चाहिए आफ्टर द रिप्लेसमेंट, यानी रिप्लेसमेंट के बाद कौन से सर्किट को चेक किया जाता है। याद रखिएगा जो आपका सेल्फ टाइप सर्किट होता है इसको चेक किया जाता है, चेक्ड आफ्टर रिप्लेसमेंट। फिर आपका है पोलराइज्ड रिले, है ना, देखिए दो तरीके के, पोलराइज्ड और डीपोलराइज्ड है। पोलराइज्ड रिले, पोलराइज्ड रिले का मतलब होता है जिसके पास एक पोलैरिटी हो प्लस और माइनस की। एक होते हैं नॉन पोलराइज्ड रिले जिसपे पोलैरिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसमें हम किसी से भी पॉजिटिव दें किसी से भी नेगेटिव दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पोलराइज्ड रिले में एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल के हम पॉजिटिव टर्मिनल से हम लोग नेगेटिव टर्मिनल को नहीं जोड़ सकते हैं। पॉजिटिव पर आपका पॉजिटिव एंड ही आना चाहिए, नेगेटिव पर नेगेटिव एंड ही आना चाहिए। वो आपका रिले जो होता है वो क्या कहलाता है, पोलराइज्ड रिले कहलाता है। तो पूछा गया कि पोलराइज्ड रिले में क्या होता है। जितने भी पोलराइज्ड रिले होते हैं इनमें मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। एक आपका परमानेंट मैग्नेट हो सकता है या एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो सकता है। तो जो पोलराइज्ड रिले होता है इसमें 1 परमानेंट मैग्नेट होता है, 1 परमानेंट एंड 1 इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। किसी किसी रिले में आपके हो सकते हैं दोनों परमानेंट मैग्नेट हो या केवल एक ही मैग्नेट हो। यहाँ पर पोलराइज्ड रिले की बात की गई है। पोलराइज्ड रिले में क्या होता है, पोलराइज्ड रिले में एक परमानेंट और एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। ठीक, इसके बाद आता है कि जो सेल्फ टाइप होता है, सेल्फ टाइप रिले। देखिए सेल्फ टाइप रिले में जो आपके होते हैं इनमें आपके दोनों तरीके के कॉन्टैक्ट बनते हैं, फ्रंट कॉन्टैक्ट और बैक कॉन्टैक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो फ्रंट कॉन्टैक्ट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और बैक कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा सेल्फ टाइप रिले में जो फ्रंट कॉन्टैक्ट होते हैं वो आपके होते हैं मेटल टू कार्बन
और जो बैक कांटेक्ट होते हैं वो आपके होते हैं मेटल टू मेटल। यानी सेल्फ टाइप रिले में दो प्रकार के कांटेक्ट बनते हैं, एक आपका होता है फ्रंट कांटेक्ट, एक आपका होता है बैक कांटेक्ट। फ्रंट कांटेक्ट जो होता है वो मेटल टू कार्बन होता है और बैक कांटेक्ट जो होता है वो आपका मेटल टू मेटल होता है। ठीक, इसके बाद आपका दिया है ट्रैक रिले में क्या क्या होना चाहिए, है ना। तो ट्रैक रिले कौन सा अच्छा होता है या कह सकते हैं, है ना। तो ट्रैक रिले कौन सा अच्छा होगा, जिसकी परसेंटेज रिलीज जितना ज़्यादा हो, है ना, लो वोल्टेज पे काम करे, लो वोल्टेज पे वर्क करे, है ना, परसेंटेज रिलीज ज़्यादा हो और आपका लेस नंबर ऑफ कांटेक्ट हो, लेस नंबर ऑफ कांटेक्ट हो। तो ये तीनों कंडीशन ज़रूरी हैं ट्रैक रिले के लिए। यानी ट्रैक रिले कौन सा अच्छा होता है, यानी वो ट्रैक रिले अच्छा होगा जिस ट्रैक रिले में कम नंबर ऑफ कांटेक्ट हो, परसेंटेज रिलीज अच्छा हो, ठीक है ना, और वो कम लो वोल्टेज पर वर्क कर सके, वही आपका ट्रैक रिले होना चाहिए। यानी ट्रैक रिले कहा जा सकता है कि एक अच्छा ट्रैक रिले वो होगा जिसके पास ये तीनों प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो यही आपका ट्रैक रिले से रिलेटेड ST19 है ना, जो ST19 का जो असाइनमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर आपके ये हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आपका आता है ST20, है ना, जो आपका ट्रैक सर्किट से रिलेटेड है ना। ट्रैक सर्किट आपके दो तरीके के हैं, AC और DC। मेनली जो हमें फोकस करना है वो आपका DC ट्रैक सर्किट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी आपके दिए गए हैं, है ना। ट्रैक सर्किट में आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, द ब्लास्ट रेजिस्टेंस ऑफ ट्रैक सर्किट्स इन द सेक्शन, है ना। देखिए तीन तरीके का रेजिस्टेंस आपने पढ़ा, एक रेल रेजिस्टेंस होता है, एक ब्लास्ट रेजिस्टेंस होता है, एक फीड रेजिस्टेंस होता है। सबसे पहले आपने पहला क्वेश्चन जो है वो आपका है ब्लास्ट रेजिस्टेंस, है ना। ब्लास्ट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए डीसी ट्रैक सर्किट में, है ना, वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 2 ओम पर किलोमीटर, याद रखिएगा। इसके बाद आपका दिया है रेल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। रेल रेजिस्टेंस, देखिए रेल रेजिस्टेंस जो होता है ये डिफरेंस अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है रेल की लंबाई पर। अगर आपकी 200 मीटर लंबी रेल है, ठीक है ना, द रेल रेजिस्टेंस इन डीसी ट्रैक सर्किट फॉर ए 2 मीटर लॉन्ग ट्रैक शुड बी, है ना। तो अगर 200 मीटर लंबी ट्रैक है तो उसका आपका होना चाहिए 1.2 ओम पर किलोमीटर। कितना होना चाहिए, 1.5 ओम पर किलोमीटर। ठीक, थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है मैक्सिमम लेंथ ऑफ डीसी ट्रैक सर्किट, डीसी ट्रैक सर्किट मैक्सिमम लेंथ। देखिए यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम लेंथ के, ठीक है ना। एक आपका होता है स्टेशन सेक्शन, ब्लॉक सेक्शन, है ना। एक आरई एरिया होता है, एक नॉन आरई एरिया होता है। दूसरा आपका होता है अगर आरई और नॉन आरई है तो एक ब्लॉक सेक्शन होता है और एक स्टेशन सेक्शन होता है, दोनों के अंदर अलग अलग होता है। तो देखिए डीसी ट्रैक सर्किट की पहले बात करते हैं, है ना, जो आपका है किसके अंदर पहला क्वेश्चन आपका है मैक्सिमम लेंथ ऑफ डीसी ट्रैक सर्किट इन नॉन आरई एरिया, नॉन आरई एरिया, है ना। अब नॉन आरई एरिया के अंतर्गत तो है, लेकिन एक है आपका स्टेशन सेक्शन में और एक आपका दिया है ब्लॉक सेक्शन में। एक आपका दिया है स्टेशन सेक्शन में, एक आपका है ब्लॉक सेक्शन में। तो याद देखिए डीसी ट्रैक सर्किट अगर नॉन आरई एरिया में है और स्टेशन सेक्शन के अंदर दिया गया है, तो स्टेशन सेक्शन के अंदर इसकी लंबाई होती है 670 मीटर और इस ब्लॉक स्टेशन में इसकी लंबाई होती है 1000 मीटर, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम लेंथ है डीसी ट्रैक सर्किट की, यानी कोई भी ट्रैक सर्किट, डीसी ट्रैक सर्किट कितना लंबा हो सकता है। अगर वो नॉन आरई एरिया में है और वो स्टेशन सेक्शन की बात की जाए 670 मीटर का, और अगर वो ब्लॉक स्टेशन की बात की जाएगी तो 1 किलोमीटर या 1000 मीटर। अगर यहीं पर नॉन आरई की जगह आरई एरिया आ जाए, आरई एरिया, है ना, तो आरई एरिया के लिए स्टेशन सेक्शन की लिमिट जो हो जाएगी, स्टेशन सेक्शन और ब्लॉक सेक्शन, ठीक है ना। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर अभी लास्ट में हम देख के बताएंगे, इसका आंसर इसमें दिया नहीं गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है मैक्सिमम लेंथ डेड सेक्शन। ठीक, एक आपका होता है डेड सेक्शन जो मोस्टली किसी पुलिया पर या किसी क्रॉसिंग पर बनाया जाता है ना। डेड सेक्शन की जो लंबाई होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है, तो डेड सेक्शन की लंबाई जो होती है वो मैक्सिमम 1.8 मीटर होती है। डेड सेक्शन आपका वो सेक्शन होता है जहाँ पर कोई भी डीसी ट्रैक सर्किट नहीं लगा होता है। ठीक, इसके बाद
मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ पीआरसी स्लीपर, पीआरसी स्लीपर का जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, मिनिमम रेजिस्टेंस आर, वो आपका कितना होना चाहिए? मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफ पीआर स्लीपर वो आपका होना चाहिए 500 ओम। कितना होना चाहिए? 500 ओम का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ टीएसआर, मिनिमम वैल्यू ऑफ टीएसआर जो होगी वो कितनी होगी? 0.5 ओम होगी। अब बात आती है, आपने ज्वाइंट पढ़े आरडीएसओ ज्वाइंट, ग्लूट ज्वाइंट, है ना, इंसुलेशन ज्वाइंट जो हम लोग पढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि आरडीएसओ ज्वाइंट में जो नायलॉन ब्रश होता है, नायलॉन ब्रश, है ना, उसका यूज कहाँ पर किया जाता है? तो जो नायलॉन ब्रश होता है इन आरडीएसओ ज्वाइंट, आरडीएसओ ज्वाइंट में जो आपका होता है वो आपका होता है फिश प्लेट और रेल के बीच में होता है। किसके किसके बीच में होता है? फिश प्लेट और रेल के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग नायलॉन ब्रश का यूज करते हैं। देखिए, जो डीसी ट्रैक सर्किट की जो लेंथ है, जो आरई एरिया में, ये जो क्वेश्चन छूट गया था, स्टेशन सेक्शन में, है ना, 450 से 350 मीटर के बीच का हो सकता है। ये 350 मीटर का वुडन स्लीपर के लिए होता है, और अगर पीआरसी स्लीपर है तो आपका 450 मीटर होता है। और सेम जो होता है वो ब्लॉक सेक्शन के लिए भी होता है 450 मीटर का। यानी डीसी ट्रैक सर्किट अगर आरई एरिया में पड़ रहा है, ये तो नॉन आरई एरिया था, ठीक, आरई एरिया में अगर पड़ रहा है तो हमें 450 मीटर के दोनों ही सर्किट जो होते हैं, मैक्सिमम लेंथ जो हो सकती है वो आपकी इतनी हो सकती है। नेक्स्ट आपका ST21 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करते हैं, है ना। ST21 में 2 क्वेश्चन जो हैं जिनका आंसर बुक में नहीं है, 3 और 6, है ना। रेस्ट क्वेश्चंस का आंसर आपका दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, ग्लो वोल्टेज ऑफ ए सिग्नल लैंप, है ना। सिग्नल लैंप का ग्लो वोल्टेज जो है वो कितना होता है, ठीक है ना। तो सिग्नल लैंप जो है, सिग्नल लैंप, इसका ग्लो वोल्टेज जो है वो 2.3 वोल्ट है, पहला क्वेश्चन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है कि एलईडी ईसीआर पिकअप, है ना, यानी लेड जो है, एलईडी सिग्नल का जो ईसीआर पिकअप होगा वो कितने वोल्ट पर होता है? वो 110 वोल्ट एसी पर होता है। कितने पर होता है? 110, यानी जब ईसीआर को 110 वोल्ट एसी सप्लाई मिलेगी तब वो पिकअप होगा, ठीक। इसके बाद आपका आता है फॉर येलो एस्पेक्ट ऑफ डिस्टेंट सिग्नल, है ना, तीसरा क्वेश्चन, ठीक। इसके लिए ब्लैंकिंग मोड का यूज किया जाता है, ब्लैंकिंग मोड, ठीक। बट इस क्वेश्चन पर अभी डाउट है, आप याद रखिएगा ब्लैंकिंग मोड एक बार चेक कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन है, विजिबिलिटी ऑफ लेड सिग्नल इज 10 मीटर, है ना, यानी एलईडी सिग्नल जो होते हैं उनकी जो विजिबिलिटी होती है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा उसकी विजिबिलिटी होती है 600 मीटर, ठीक। इसके बाद है, कॉन्टैक्ट ऑफ रिले आर यूज्ड इन कैस्केडिंग ऑफ सीएलएस सर्किट, है ना। जो सीएलएस सर्किट है इसकी कैस्केडिंग में बैक कॉन्टैक्ट यूज किए जाते हैं। किसका यूज किया जाता है? बैक कॉन्टैक्ट ऑफ रिले, बैक कॉन्टैक्ट ऑफ रिले आर यूज्ड इन कैस्केडिंग ऑफ सीएलएस सर्किट, ठीक। इसके बाद आपका आता है नंबर ऑफ एलईडीज इन अ शंट, है ना, सॉरी 7th है। शंट में कितनी एलईडी होती हैं? तो याद रखिएगा 13 एलईडी होती हैं, ठीक है ना। 13 लेड्स होते हैं और सबसे खतरनाक सिग्नल होता है। पावर रेटिंग ऑफ ए सिग्नल ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। सिग्नल ट्रांसफार्मर का जो पावर होता है, सिग्नल ट्रांसफार्मर का जो पावर होता है 0.4 kVA, ठीक। ये आपका सिग्नल जो ट्रांसफार्मर होता है उसका पावर होता है। इसके बाद दिया है इन ए ट्रिपल पोल लैंप सर्किट, ट्रिपल पोल लैंप सर्किट, ट्रिपल पोल लैंप सर्किट में, है ना, कौन से रिले का यूज किया जाता है? याद रखिएगा MECR रिले का यूज किया जाता है, MECR रिले का यूज किया जाता है। फिर आपका दिया है जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर इज यूज्ड फॉर मैक्सिमम रूट, यानी जो जंक्शन टाइप होता है, जंक्शन टाइप रूट इंडिकेटर, वो आपको मैक्सिमम कितने रूट्स को इंडिकेट कर सकता है? तो उसका आंसर है कितने, मैक्सिमम कितने, 7 रूट्स को वो इंडिकेट कर सकता है। ये आपके क्वेश्चन जो है वो आपके ST21 के हैं, जिसमें एक क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक। बाकी रेस्ट क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपको दिए जा चुके हैं, प्रोवाइड किए जा चुके हैं, ठीक। इसके बाद आपके आते हैं ST22, जो कि आपका रिलेटेड है पॉइंट मशीन से, ठीक है ना।
और पॉइंट मशीन आपके सिग्नलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है द स्ट्रोक ऑफ IRS पॉइंट मशीन। जो देखिए पॉइंट मशीन दो तरीके की होती हैं, एक आपका है IRS और एक आपका है सीमेंस, है ना। दोनों का चीज़ें समझिएगा, IRS और सीमेंस, ठीक है ना। देखिए IRS का जो पहला क्वेश्चन है कि IRS का स्ट्रोक कितना होता है, तो टोटल स्ट्रोक आपका 143 mm होता है। वहीं सीमेंस का टोटल स्ट्रोक जो होता है वो 220 mm होता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है स्ट्रोक ऑफ स्विच रेल ऑफ IRS पॉइंट मशीन। तो IRS में देखिए एक स्टॉक रेल होती है, एक स्विच रेल होती है ना। उनके बीच का जो स्ट्रोक होता है वो आपका होता है 115 mm, ठीक। फिर आपको दिया है व्हेन पॉइंट इज सेट इन रिवर्स। अगर पॉइंट जो है वो रिवर्स में सेट है तो कौन से कॉन्टैक्ट बनते हैं, तो जब रिवर्स में होता है, ठीक है ना, तो RD एंड NC बनता है, ठीक, RD एंड NC बनता है। फिर आपका दिया है कि किस टाइप की IRS पॉइंट मशीन में किस तरीके की लॉकिंग प्रोवाइड की जाती है, तो याद रखिएगा इसमें रोटरी टाइप लॉकिंग प्रोवाइड की जाती है, रोटरी टाइप लॉकिंग, है ना। रोटरी टाइप लॉकिंग का मतलब है कि जब उसमें रोटरी मोशन होता है तो वो रोटरी मोशन को लॉन्गिट्यूडनल मोशन में कन्वर्ट करता है। तो इसमें जो आपका मोशन है वो रोटरी टाइप लॉकिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक। इसके बाद आपका दिया डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वर्किंग करंट एंड ऑब्स्ट्रक्शन करंट शैल नॉट बी लेस देन, है ना। तो ऑब्स्ट्रक्शन करंट और नॉर्मल करंट के बीच का जो डिफरेंस है शैल नॉट बी लेस देन 0.5 एम्पियर, ठीक है ना, 0.5 एम्पियर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। और दूसरी इसमें अगला क्वेश्चन दिया कि ऑब्स्ट्रक्शन करंट शैल नॉट बी मोर देन 2 टाइम्स। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, 2 गुने से ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन करंट नहीं होना चाहिए IRS टाइप पॉइंट मशीन में, ठीक। इसके बाद आपका क्वेश्चन दिया है द टोटल मूवमेंट ऑफ ड्राइव डिस्क, है ना। जो ड्राइव डिस्क होती है उसका टोटल मूवमेंट कितने डिग्री का होता है, तो जो डिस्क होती है वो 270 डिग्री तक रोटेट करती है, रोटरी मोशन होता है, ठीक। फिर आपको दिया लॉकिंग ऑफ स्विचेस इन IRS पॉइंट इज, है ना। तो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन दिए गए थे कि वो कंबाइन होता है, इंडिविजुअल होता है, इन एंड आउट होता है या नन होता है। तो याद रखिएगा जो इसका लॉकिंग ऑफ स्विच है IRS पॉइंट मशीन का ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिविजुअल कह सकते हैं, सॉरी, इंडिविजुअल टाइप लॉकिंग ऑफ स्विच। फिर आपका दिया है कि इन सीमेंस पॉइंट मशीन, अच्छा IRS और सीमेंस में एक और डिफरेंस होता है कि IRS में जो होती हैं ये 5 स्लाइड्स होती हैं, है ना, सीमेंस में 4 स्लाइड्स होती हैं, ठीक। एक क्वेश्चन आपका इससे भी रिलेटेड है। फिर आपका लिखा है ड्यूरिंग ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट ऑफ ए पॉइंट मशीन विथ 5 mm टेस्ट बिट, ठीक है ना। तो उसमें क्या होना चाहिए, 5 mm अगर टेस्ट बिट लगाया गया है, ठीक है ना, तो क्या होना चाहिए, पॉइंट सेल नॉट लॉक, फ्रिक्शन क्लच सेल स्लिप, है ना, डिटेक्शन कॉन्टैक्ट सेल नॉट मेक। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही होंगे। इसके बाद दिया है स्नबिंग अरेंजमेंट इज प्रोवाइडेड इन IRS एंड सीमेंस। तो स्नबिंग अरेंजमेंट जो है वो आपके दोनों में दिया गया है, चाहे वो IRS पॉइंट मशीन हो चाहे वो आपकी सीमेंस टाइप पॉइंट मशीन हो, ठीक। ये आपका ST22 है। इसके बाद आपका लास्ट एक ST है ST30, ठीक, ST30, ठीक। सबसे लास्ट टॉपिक है आपके असाइनमेंट्स का ST30। उसमें पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ EOLB, ठीक। देखिए 2 तरीके के हैं, EOLB है और एक MOLB है, ठीक। EOLB का मतलब है इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर, और ये बस इसमें M की जगह क्या हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैकेनिकल ऑपरेटेड लिफ्टिंग बैरियर हो जाएगा। इसके क्या दिया, TUV इज बिटवीन फॉर A क्लास LC गेट के लिए जो आपका TUV होगा वो कितना होगा, 50,000 से लेकर 30,000, ठीक। अब TUV कैसे होता है, ये नंबर ऑफ व्हीकल्स जो पास कर रहे होते हैं उससे होता है। फिर आपका क्लोज लिफ्टिंग बैरियर, है ना, अगर कंडीशन क्लोज्ड है बैरियर की, है ना, किस कंडीशन में या कितने डिग्री पर उसको कहा जाएगा, 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री तक जो आपका है उस कंडीशन में आपका जो बैरियर है वो क्लोज्ड कहा जाता है, ठीक। इसके बाद EOLB है, कितने लिमिट स्विचेस कितने होते हैं, EOLB में लिमिट स्विचेस होते हैं 5। कितने लिमिट स्विचेस होते हैं, 5 लिमिट स्विचेस होते हैं, ठीक। इसके बाद आपका दिया है इन ब्लॉक सेक्शन गेट सिग्नल हैविंग, ठीक,
इंटरलॉक्ड गेट के लिए गेट सिग्नल पर कौन सा मार्क लगा होता है? तो अगर इंटरलॉक्ड गेट है, इंटरलॉक्ड गेट, तो उस पर जी मार्कर होता है। कौन सा मार्कर होता है? जी मार्कर होता है। ठीक, इसके बाद आपका इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि एलसी गेट्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ डैश पासिंग ओवर देम, है ना। तो एलसी गेट किस तरीके से क्लासीफाई किए जाते हैं कि उस गेट से कितना ट्रैफिक गुजर रहा होता है, किसके आधार पर डिफाइन किए जाते हैं? ट्रैफिक के आधार पर डिफाइन किए जाते हैं। ठीक, इसके बाद आपका क्वेश्चन है टीयूवी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, टीयूवी किस पर डिपेंड करता है? तभी हमने आपको बताया टीयूवी जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? व्हीकल्स, कितने व्हीकल्स आपके आर पार जा रहे हैं किसी भी रेलवे ट्रैक के, उस पर डिपेंड करता है। विजिबिलिटी ऑफ मैन्ड लेवल क्रॉसिंग नॉट लेस देन, है ना। जो मैन्ड क्रॉसिंग होती हैं उनके जो गेट होते हैं उनकी जो विजिबिलिटी होती है शुड नॉट बी लेस देन 5 मीटर, 5 मीटर से कम कभी भी नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो सकती है, कम कभी नहीं हो सकती है। ठीक, ईओएलबी में जो बूम होता है, ये जो ईओएलबी का जो बूम होता है, इसकी लेंथ आपसे पूछी गई है, इसकी लेंथ कितनी है? तो इसकी लेंथ जो होती है वो 32 फीट की होती है। ठीक, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एमओएलबी में जो रेंज ऑफ ऑपरेशन होता है, ठीक, मैकेनिकल में रेंज ऑफ ऑपरेशन जो होता है वो 150 मीटर्स तक का होता है। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन है कि रोड सरफेस से कितनी ऊंचाई तक जो आपका बूम है, बैरियर है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? रोड सरफेस से बूम की जो हाइट होनी चाहिए वो 0.8 से लेकर के 1 मीटर तक होनी चाहिए। इतनी मीटर की आपकी जो बूम की लेंथ है वो होनी चाहिए। ठीक, ये आपके क्वेश्चंस जो हैं वो जितने भी आपके असाइनमेंट्स आपको दिए गए थे ST1 से लेके ST30 तक। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, और उम्मीद करते हैं सभी लोग इस एग्ज़ाम को पास करेंगे। बेस्ट विशेस के साथ, थैंक यू।